दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के PYQ सेशंस पर चर्चा कर रहे हैं, यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में ज्योग्राफी विषय से किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, क्या पैटर्न रहा है, कौन सा सेगमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी टॉपिक को कितना डेप्थ में जाके पूछा गया है, यानी किसी टॉपिक के कंसेप्ट को समझना, उसके फैक्ट को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है, इस सारी चीज़ों पर चर्चा हम करते हैं। ठीक है, तो PYQ को सॉल्व करने के साथ साथ उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या कंसेप्ट भी हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। चूंकि इससे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू-आकृति विज्ञान के वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और अब हम जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों की सीरीज पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी जलवायु विज्ञान के वर्ष 2024, 23, 22, 20 तक के प्रश्नों को लगभग हमने कवर कर लिया है। 2019 के भी कुछ प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। यदि आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जलवायु विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन A है और दूसरा तर्क R है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, देखते हैं कूट क्या है, जिसमें पहला अभिकथन A है, दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। देखिए किसके बारे में अभिकथन है? दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। भूमध्य रेखा के यानी 0 डिग्री अक्षांश के निचले हिस्से, इस वाले हिस्से की बात की जा रही है। दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। और तर्क आर क्या लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। ठीक है, देखते हैं। यदि हम बात करें इस प्रश्न की, तो प्रश्न में आपको दो, एक तो अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क दिया है। क्या इन दोनों को पढ़ने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? यानी ऑप्शन ए कि ए आर दोनों सही हैं, तो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। अब आपको इन चारों आंसर को ठीक से पढ़ना है। अभिकथन को पढ़ने के बाद क्या सही जवाब है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है, हम इसे समझते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। देखिए सतत यानी लगभग फिक्स। अधोध्रुवीय निम्न दाब क्या है? देखिए ये है नॉर्थ पोल ध्रुवीय क्षेत्र और ये है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध के बारे में चर्चा की गई है तो हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में ही देखते हैं। 60 डिग्री से लेकर 60 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री साउथ, लगभग 66 साढ़े 66 डिग्री साउथ, ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी ध्रुव का या दक्षिणी हिस्से का, दक्षिणी गोलार्ध का उपध्रुवीय क्षेत्र है या अधोध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, और फिर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र अमूमन माना जाता है। ठीक है, ठीक यही उत्तरी गोलार्ध में भी है। 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री 66.5 डिग्री या 66 डिग्री नॉर्थ तक जो क्षेत्र है वह उत्तरी गोलार्ध का अधोध्रुवीय क्षेत्र है या उपध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया कि दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब या निम्न दाब करीब करीब सतत है। देखिए ये क्षेत्र क्या है? ये उच्च वायुदाब क्षेत्र है। यहाँ पर जो वायुदाब है ये क्या है, माफ कीजिएगा, ये कौन सा क्षेत्र है? निम्न वायुदाब क्षेत्र है। जो उष्णकटिबंधीय रीजन है, जो भूमध्य रेखा के नजदीक वाला रीजन है, ये क्या है? यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, लो प्रेशर के बाद इस वाले हिस्से की यदि हम बात करें उपोष्ण वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही चूंकि ध्रुवों पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो यहाँ भी हाई प्रेशर पाया जाता है और इन दोनों के बीच में यहाँ उपध्रुवीय क्षेत्र में लो प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, तो ये 60 से 66.5 डिग्री वाला जो हिस्सा है ये अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान रखिएगा, जो भूखंड है, जो उच्चावच है, स्थलीय क्षेत्र में की क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इस वाले रीजन में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। यह बात बिल्कुल सही है।
हम ग्लोब में भी देखते हैं, पृथ्वी में भी देखते हैं कि अधिकांश जो भूखंड वाला क्षेत्र है, अधिकांश जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, वह कहाँ पर है? यहाँ पर है, जहाँ लोग निवास करते हैं। मानव के रहने की योग्य सभी पारिस्थितिकी चीजें, पारिस्थितिकी अनुकूलता ये उत्तरी गोलार्ध में अधिक मौजूद है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। दक्षिणी गोलार्ध में हिमाच्छादित क्षेत्र ज्यादा है, ठंडा ज्यादा क्षेत्र है ये, और यह भी ध्यान रखना है कि भूखंड क्षेत्र यहाँ पर कम है। इस वजह से कहा जाता है जहां पर भूखंड क्षेत्र है वहां पर वायु के चलने की जो दिशाएं हैं प्रभावित होती हैं, तापमान से भी क्षेत्र प्रभावित होता है। ठीक है, कितनी टेम्परेचर की कितनी मात्रा कहाँ होना चाहिए ये यहाँ पर है, निश्चित है। जबकि यहाँ पर क्या है, हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से ज्यादातर तापमान का प्रत्यावर्तन हो जाता है। और ठीक आप नीचे की तरफ जाते रहेंगे, जब इस वाले रीजन में आएंगे उपध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र थोड़ी से ऊपर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी क्या होता है, तापमान बहुत कम पहुंच पाता है। तो मानव के रहने के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूलता के लिए ये स्थान ठीक नहीं है। और चूंकि एक जैसा पूरा प्लेन हिमाच्छादित रीजन है, यहाँ पर जो बर्फ है उनकी चादरें बिछी हुई हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो रीजन है, जो दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय क्षेत्र है, वह करीब करीब सतत है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ पर भूखंड अधिक है, माफ कीजिएगा, क्यों यहाँ पर भूखंड कम है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, इस वजह से ऐसा है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है? आपके पास ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ सीमा, सी ऑप्शन है मध्य वायुमंडल और डी ऑप्शन है क्षोभ मंडल। नवंबर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था, जब हमने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा। सबसे पहली बात, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है ना। और वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक एनवलप है, गैसों की एक पूरी परत है जो क्या करती है, सूर्य की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। साथ में पृथ्वी में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी के जो तापमान जितना जरूरी है उतना मेंटेन करने में भी सहायक होता है। तो वायुमंडल का बहुत सारा महत्व भी है और वायुमंडल पृथ्वी के मौसम के लिए भी काफी जिम्मेदार है, जिसमें वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल काम करती है। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें कि वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर है, तो ध्यान रखें वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। अमूमन 13 किलोमीटर, औसतन क्षोभ मंडल कहते हैं इसे, औसतन 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, आपको कहीं कहीं ये 20 किलोमीटर भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें 13 किलोमीटर। जो क्षोभ मंडल है इसकी सबसे ऊपरी सीमा, जहां पर जाकर क्षोभ मंडल के जितने भी प्रभाव हैं वे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यहां, या इसे क्या कहेंगे आप, जहां पर जैसे क्षोभ मंडल क्या है, एक मिश्रित मंडल है, यहाँ पर हवाएं जो है विभिन्न प्रकार से रिएक्ट करती हैं। यहाँ पर जितने भी मौसम में परिवर्तन होते हैं वे क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो परतों में डिवाइड है, निचली परत और ऊपरी परत। तो जो निचली परत है हवाओं के घर्षण की, हवाओं की परतों के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। तापीय प्रतिलोमन की कुछ स्थितियां यहाँ देखने को मिलती हैं। यह भी देखने को मिलता है कि जितने भी जो मौसम में परिवर्तन होते हैं वे इसी स्थान पे होते हैं। वर्षा की हम बात करें, ओलावृष्टि की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहाँ पर यहाँ देखने को मिलती हैं। तो जितने भी परिवर्तन झेला जाता है या जितने भी परिवर्तन हम हमारे आसपास देखते हैं वे कहाँ घटित होते हैं, क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। और सारे परिवर्तनों को झेलते हुए इसे विक्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, इसे विक्षोभ मंडल, टर्बुलेंस जोन भी कहा जाता है। अब ये ध्यान रखें कि जितने भी ये परिवर्तन यहाँ हो रहे हैं ये सारे परिवर्तन एक स्थिति पर जाकर रुक जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक नया मंडल शुरू होता है जिसे कहते हैं समताप मंडल। तो जहां पर जाकर ये सारे परिवर्तन रुक जाते हैं इसे बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा। जहां पर जाकर ये सारे अपने जितने प्रभाव इस मंडल में हो रहे थे ये सारे जाकर क्या हो जाएं, रुक जाएं, समाप्त हो जाएं। ठीक है, तो इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा तक पहुंचते पहुंचते ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी का तापमान है क्षोभ मंडल में जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो प्रति 1000 मीटर पर लगभग 6.5 सेंटीग्रेड तक कम होता जाता है।
क्षोभ सीमा तक पहुंचते पहुंचते यह तापमान लगभग -70 अंश सेल्सियस या आप कह सकते हैं -80 अंश सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर अलग है और भूमध्य रेखा पर अलग है। भूमध्य रेखा पर लगभग इसे आप 12-13 या आप कहें कि जो पूरा क्षोभ मंडल है, पूरा क्षोभ मंडल है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला है और ध्रुवों पर लगभग इसे देखिएगा आपकी यह 12 और उससे कम, कई बार इसे देखने को मिलता कि एग्जैक्ट ध्रुवों के आसपास, चूंकि यहाँ पर औसतन हम 12 मान लेते हैं, 12 किलोमीटर, तो यहाँ पर यह लगभग 6, 7, कई बार 8 किलोमीटर, तो औसतन आप 6 से 7 किलोमीटर मानकर चलिए ध्रुवों के पास। ध्रुवों के पास क्षोभ मंडल 7 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर पाया जाता है और माना जाता है, इसे ऐसा स्वीकार किया गया है। अब हम बात करें जहां पर जाकर तापमान स्थिर हो जाए, वह स्थिति क्या है? वह है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा पर तापमान लगभग स्थिर हो जाता है, यानी जैसे ही यहां से 0 किलोमीटर से आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा? कम होता जाएगा प्रति 1000 मीटर में 6.5 सेंटीग्रेड। लेकिन क्षोभ सीमा पर तापमान नियत होता है, या आप कह सकते हैं स्थिर होता है। जैसे ही क्षोभ सीमा को क्रॉस करेगा तो तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। आयन की उपस्थिति की वजह से, ओजोन के कारण यहाँ पर तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। फिर जैसे ही आप क्षोभ मंडल की इसकी समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचेंगे, इसे कहेंगे समताप सीमा। यहाँ भी समताप मंडल के जितने भी जो एक्टिविटीज थी यहाँ पर जाकर पॉज होती हैं, ठीक है। यहाँ पहुंचते पहुंचते जो टेम्परेचर है वह 0 डिग्री अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका मतलब देखिए कहाँ -70 से -80 आपने देखा था, यह बढ़ता गया, यहाँ जाकर 0 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से शुरू होता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल में तापमान पुनः कम होने लगता है और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, मध्य सीमा तक जाती जाती है तापमान -80 डिग्री या कई बार -100 डिग्री तक पाया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कहाँ पर तापमान स्थिर है? क्षोभ सीमा पर तापमान सतत है, या आप कह सकते हैं स्थिर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्षोभ सीमा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वायु के सतही घटकों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है फिर से। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, ध्रुवों तक ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। दाब और वायु के सतही घटकों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए दाब और वायु के जब सतही घटकों की बात की जाएगी, यानी वायुदाब पेटियों के बारे में बात की जा रही है कि पृथ्वी में यदि आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कितने प्रकार की वायुदाब की पेटियां देखने को मिलती हैं। अमूमन आप इसे 6 टाइप पाएंगे। ताप के आधार पर अलग पेटियां होंगी, दिशाओं या गति के आधार पर अलग पेटियां होंगी। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, ऑप्शन ए के मुताबिक देखिए कौन कौन सा क्रम हमें दिया गया है। ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन, ठीक है। दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन। सी है व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पूर्वा पवन, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब। और ऑप्शन डी है व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय पूर्वा हवा। नवंबर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए प्रश्न को ठीक से पढ़ना जरूरी था। प्रश्न में क्या लिखा है कि भूमध्य रेखा से ऊपरी ध्रुवों की ओर जाते हुए वायुदाब पेटियों के बारे में चर्चा की गई है कुल मिलाकर। अगर हम वायुदाब पेटियों के बारे में समझें तो हम सभी जानते हैं कि जो ध्रुव के आसपास, ध्रुव यानी सर्वाधिक तापमान, यानी यहाँ पर सर्वाधिक तापमान की उपस्थिति की वजह, माफ कीजिए, भूमध्य रेखा यानी सर्वाधिक तापमान, ध्रुव यानी सबसे कम तापमान, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान की वजह से हम सभी जानते हैं जहां तापमान अधिक होगा वहां दाब क्या होगा? कम होगा, है ना। वैसे भी जहां तापमान अधिक होता है वहां जो हवाएं हैं वह गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठती हैं, और जैसे हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं उस नीचे वाले क्षेत्र पर या स्थलीय भाग पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, निम्न वायुदाब जनरेट हो जाता है ना।
तो जब हम बात करेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हवाएं गर्म होती हैं। हवाएं गर्म होने की वजह से इस पूरे रीजन में जो आपको वायुदाब पेटी देखने को मिलेगी वह उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब लो प्रेशर पेटी देखने को मिलेगी। फिर आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, और हम सभी जानते हैं ध्रुवों पर बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो हवाएं हैं वे बिल्कुल बहुत अधिक प्रचंड ठंड की वजह से ऊपर तो नहीं उठेंगी, नीचे की ओर आएंगी, अभिसरित होंगी, नीचे की ओर आएंगी। जब हवाएं नीचे की ओर आएंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ की जो हवाएं हैं वे क्या कहलाएंगी, वे कहलाएंगी ध्रुवीय पवनें, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर चलती हैं तो ध्रुवीय पूर्वा हवा कहलाएगी, ठीक। ये हो गया ध्रुवीय पवनें में भी कौन सी, हाई प्रेशर वाली, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसका मतलब अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा लो प्रेशर। जहां लो प्रेशर है उसके ऑपोजिट में क्या बनता है, हाई प्रेशर। अब यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हाई प्रेशर। तो उष्णकटिबंधीय से आप ऊपर क्यों जाएंगे, ऊपर क्यों जाएंगे तो क्या आएगा, उपोष्णकटिबंधीय। अब लो प्रेशर यहाँ था, अब यहाँ आएगा हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब पेटियां, उच्च वायुदाब की पेटियां, ठीक है। और यहाँ जो स्थान बीच में बचता है इस क्षेत्र को कहा जाएगा कौन सी, देखिए अब जो क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय के बाद बचा ध्रुवीय पूर्वा पवन के इस तरफ वाले स्थान पर, वहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा। मान लीजिए आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि ध्रुवीय पवनों के काफी नजदीक है। ये हमने इसे डिवाइड किया किस आधार पर, कि जब हम पवनों को लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, बढ़ने के क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पास अक्षांशीय विस्तार मौजूद है, अक्षांशीय विस्तार में कैसे ताप का प्रादेशिक वितरण प्रभावित करता है वायुदाब पेटियों को, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और फिर ध्रुवीय जो पूर्वा पवन वाली क्षेत्र है उसके बीच में लो प्रेशर जहां बनेगा उसे उपध्रुवीय, क्योंकि ध्रुव के ठीक नीचे वाला क्षेत्र है, उपध्रुवीय लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब पेटी कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप पेटियां ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक क्रम, उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि फेरेल का नियम काम करता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से कॉरियोलिस बल कार्य करता है। और फेरेल के नियम के अनुसार यदि उत्तरी गोलार्ध में कोई पवन प्रवाहित हो रही है तो वह अपनी कहाँ, दाईं ओर मुड़ जाएगी, और यदि वह दक्षिणी गोलार्ध में कोई पवन प्रवाहित हो रही है तो वह अपनी बाईं ओर। देखिए अगर हम पृथ्वी की बात करें, ठीक है, कोई पवन यहां से नीचे की ओर आ रही है तो इसकी दिशा दाईं ओर इस तरीके से होगी। अगर यह दक्षिणी गोलार्ध में कोई पवन है तो इसकी दिशा बाईं ओर इस तरफ होगी, है ना। लेकिन तब जब यह इस तरफ से इस तरफ प्रवाहित हो रही हो, यदि पवन इस दिशा में प्रवाहित हो रही होगी तो इसकी दिशा बाईं ओर यह होगी, है ना। और ठीक ऐसे ही यदि पवन इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो इसकी दिशा अपनी दिशा की क्या होगा, दाईं ओर इस तरफ होगी। तो ध्यान रखिएगा कि पवन का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है, ये कब डिसाइड होगा कि पवन कहां से कहां जा रही है। और हमेशा उत्तरी गोलार्ध में वह दाईं ओर डाइवर्ट होगी और दक्षिणी गोलार्ध में फेरेल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल की वजह से वह बाईं ओर डाइवर्ट होगी, ठीक है। अब यदि हम इन पवनों के बारे में बात करें और इस प्रश्न की बात करें तो ध्यान रखें, सबसे पहले जो यहाँ पर पवनें पाई जाती हैं ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, फिर पछुआ पवनें कहलाती हैं और उसके बाद ये ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं, ठीक है। तो यदि हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम में पूछा गया है भूमध्य रेखा से, तो भूमध्य रेखा में बिल्कुल पहली पवन कौन सी पवन होगी, उष्णकटिबंधीय पवन। तो देखिए जहां पर भी पहला जो आंसर होगा वो उष्णकटिबंधीय होना चाहिए, ठीक है।
आप देखिए उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन सी पवन है, व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो देखिए व्यापारिक पवनें कहां पर है, पहले नंबर पर, 2 ऑप्शन में है व्यापारिक पवनें। फिर व्यापारिक पवनों के ऊपर देखिए क्या है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब। तो देखिए क्या व्यापारिक पवनों के बाद उपोष्णकटिबंधीय, देखिए नहीं, व्यापारिक पवनों के बाद जैसे ध्रुवों की ओर आप जाएंगे तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पवनें मिलती हैं। ध्रुवीय पवनें तो बहुत दूर है अभी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा बचा, डी। तो व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च वायुदाब और पश्चिमी हवाएं ध्रुवीय पवनें, ये सही क्रम होगा कहां से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए वायुदाब पेटियों का। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से अपना उत्तर हमें चुनना है। ठीक है, देखिए अभिकथन ए कह रहा है 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती हैं। ठीक है, फिर से अगला कारण आर क्या लिखा है, वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 100 मीटर तक ही रहती है। अब आपको कूट के आधार पर बताना है सही जवाब क्या है। कूट में ABCD ऑप्शन है। ऑप्शन क्रमशः क्या है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है कि ए गलत है किंतु आर सही है। अब इस प्रश्न की हम सही जवाब की बात करें, देखिए हम सभी जानते हैं कि दाब प्रवणता क्या है। दाब प्रवणता का मतलब है कि कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो उस ऊंचाई पर लगभग सभी जगह पर जो वायु दाब आरोपित करती है। ठीक है, दाब प्रवणता उसी के हिसाब से हम निकालते हैं। दाब प्रवणता हमेशा उच्च वायुदाब से कहां की ओर होगी, निम्न वायुदाब की ओर पाई जाती है। यानी दाब प्रवणता उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से, हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर की ओर काम करता है। ठीक है, जबकि जब हम बात करते हैं कोरियोलिस बल की, तो कोरियोलिस बल लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर काम करता है। ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला कथन है कि 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती हैं। अब भूविक्षेपी पवनें कौन सी है, तो वे पवनें जो क्या करती हैं, जो समदाब रेखाएं हैं उनके समानांतर प्रवाहित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितनी हम सभी जानते हैं कि पवनों पर दाब आरोपित होता है, तो वे पवनें जो समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं भूविक्षेपी पवनें कहलाती हैं। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से भी इन पवनों पर विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ध्यान रखें क्या कहा गया, 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। यह बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही क्षोभ मंडल, यानी आप समझिए 1000 मीटर इसके भीतर शामिल हो जाता है, क्षोभ मंडल के भीतर आ जाता है। पृथ्वी से आप जैसे ही ऊपर 1000 किलोमीटर माफ कीजिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर चलते हैं तो अधिकांश पवनें भूविक्षेपी पवनें करीब करीब भूविक्षेपी पवनें कहलाती हैं या उसी पथ पर चलती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, वायुमंडल की घर्षण परत, अभी हमने जो क्षोभ मंडल की परत की बात की, क्षोभ मंडल का जो निचला हिस्सा है वही उसकी घर्षण परत कहलाता है। तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक ऐसा मान लिया जाता है कि यही इसकी घर्षण परत है। विभिन्न वायु की जो परतें हैं एक दूसरे की परतों पर घर्षण आरोपित करते हुए आगे चलती हैं, रुकावट उत्पन्न करते हुए आगे चलती हैं। तो इन दोनों परतों के बीच में क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर 100 मीटर तक ही रहती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल का बिल्कुल निचला वाला हिस्सा ही घर्षण परत के रूप में कार्य करता है, फिर उसके बाद इनका प्रभाव बदल जाता है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ सही है और जो कारण आर है वह इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि इस आधार पर, क्योंकि 1000 मीटर तक ही घर्षण परत रहती है और ऊपर जाने के बाद जो ये हैं भूविक्षेपी पथ का अनुसरण करने लगते हैं, उसी अनुसार फिर वो पवनें चलने लगती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को, भूमध्य रेखा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब क्या, किस अधिकतम उष्ण महीने, उष्ण मतलब गर्मी के दिनों की बात की जा रही है, गर्मी के दिनों में भी सबसे ग्रीष्म महीने की बात की जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा तेज गर्मी होगी जिस महीने में। ठीक है, तो सबसे उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है। अब देखिए,
टुंड्रा जलवायु के बारे में बात यहाँ पूछी गई है। ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर हम टुंड्रा जलवायु प्रदेश की बात करें, यानी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उपध्रुवीय क्षेत्र से ठीक यहाँ की हिस्से की। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र है। आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको टुंड्रा प्रदेश प्राप्त होगा। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश हम सभी जानते हैं। टुंड्रा जो शब्द है वह किससे मिलकर बना? यह फिनिश शब्द है, फिनिश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बंजर। ठीक है, यानी एक ऐसी भूमि जो क्या है, बंजर है, वनस्पति वहां पर बड़ी मात्रा में नहीं पाई जाती। तो ऐसी भूमि या आप कह सकते हैं, अर्थात ऐसी भूमि जो न्यूनतम वनस्पति से युक्त है, न्यूनतम वनस्पति युक्त, जहां पर बिल्कुल न्यूनतम वनस्पति पाई जाती हो, उस क्षेत्र को हम टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। टुंड्रा क्षेत्र की जब बात आएगी तो ध्यान रखिएगा कि टुंड्रा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र, यहां पर जैसे ही ध्रुवीय क्षेत्र शुरू होगा, और आर्कटिक क्षेत्र इसके बीच में है। ध्रुवीय क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र इसके बीच में जो क्षेत्र है वही टुंड्रा क्षेत्र या टुंड्रा जलवायु कहलाती है। यदि हम बात करें यूरोप की तो नॉर्वे आपने सुना होगा। ठीक है, जितने जो देश आपने उत्तरी यूरोप वाले देखे हैं, है ना, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वह फिनलैंड हो या रूस का कोई हिस्सा हो, सबसे उत्तरी वाले क्षेत्र का, तो ये क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश में आते हैं। फिनलैंड, ये कहाँ आते हैं? ये टुंड्रा प्रदेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस जलवायु प्रदेश में सामान्यतः सूर्य का जो प्रकाश है वह अनुपस्थित होता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल कम पहुंचता है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। यहाँ पहुंचते पहुंचते सूर्य की किरणें बिल्कुल क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम, लगभग अभाव देखने को मिलता है। यहाँ का जो दैनिक तापांतर है वह भी न्यूनतम होता है। क्यों दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है? क्योंकि वैसे भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही, तो तापमान तो वैसे भी बहुत कम होगा, न्यूनतम होगा, माइनस में तापमान होगा। टुंड्रा प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। तो 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का क्षेत्र टुंड्रा क्षेत्र कहलाएगा, चाहे नॉर्थ पोल की बात करें चाहे हम साउथ पोल की बात करें, लेकिन नॉर्थ पोल में खासकर ध्यान रखना है आपको। इस टुंड्रा रीजन की यदि बात करें तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर वनस्पति उत्पादकता के लिहाज से यह क्षेत्र बिल्कुल नगण्य है। यहाँ वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। इसके लिहाज से तो ना तो वनस्पति की वृद्धि, ना ही मनुष्य के लिए क्षेत्र क्या है, अनुकूल है। तो यहाँ मनुष्य के रहने के क्षेत्र के लिहाज से भी यह क्षेत्र ठीक नहीं माना जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 7 से 8 महीने की बात करें तो लगभग 7 से 8 महीने ये रीजन हिमाच्छादित क्षेत्र के रूप में क्या है, बर्फ की चादरों से ढका रहता है। यहाँ पर सबसे ग्रीष्म महीने की बात करें, सबसे गर्मी वाले महीने की बात करें, तब भी वहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही पहुंच पाता है। और मैक्सिमम बात की जाए कि सबसे लोवेस्ट वह कौन सी समताप रेखा है, जो इसकी दक्षिणी समताप रेखा है, तो वहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होगा। सबसे ग्रीष्म महीने की बात कर रहे हैं हम, किसके सबसे ग्रीष्म महीने में भी जो दक्षिणी जो इसकी समताप रेखा होगी उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। इसमें पूछा ही यही गया है, अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा को टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है, वह 10 डिग्री सेल्सियस वाला है। और सबसे ऊपरी की बात करें ग्रीष्म ऋतु में तो वह 0 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी भूमध्य रेखा से सबसे नजदीक टुंड्रा प्रदेश की सबसे न्यूनतम दक्षिणी जो रेखा है, समताप रेखा है, सबसे ग्रीष्म महीने में उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है, हो सकता है, और भी यहाँ पर ध्यान रखें टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र हिमाच्छादित क्षेत्र है, सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ खास और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चर्चा में शामिल किया। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले एपिसोड में फिर से कुछ खास प्रश्नों के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।